मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था बीजांड की संरचना के बारे में और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप बीजाणु जनन के बारे में यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर एक बात बतानी है। लास्ट क्लास में जैसा कि आपने पढ़ा था बीजांड की संरचना के बारे में यानी कि ओव्यूल के बारे में, और हमने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था। ये स्ट्रक्चर बनाया था हमने स्ट्रक्चर बनाया था लास्ट क्लास में, आपको याद होना चाहिए। तो फिर हमने आपको बताया था इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, इसी बीजांड को ही हम लोग गुरु बीजाणुधानी के नाम से जानते हैं। इसी बीजांड को हम लोग क्या कहेंगे, गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक है, और यानी कि बीजांड या गुरु बीजाणुधानी से ही बीज का विकास होगा निषेचन के बाद। ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल यानी कि मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेगास्पोरेंजियम कहेंगे अंग्रेजी में। अब एक बात ध्यान दीजिए यहाँ से, देखिए आपको हमने शुरुआत के कुछ क्लास में बताया था लघु बीजाणु जनन के बारे में। हमने बताया था आपको कि पराग मातृ कोशिका से लघु बीजाणु मातृ कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हमने कहा था लघु बीजाणु जनन कहा था। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल दैट इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्योंकि वहां पर क्या होते थे, नर युग्मक का बनना होता था, इसलिए बीजाणु जो होते थे वो लघु यानी कि छोटे होते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मादा युग्मक बनेंगे और मादा युग्मक सामान्यतः क्या होते हैं, बड़े होते हैं लेकिन स्थिर प्रकृति के होते हैं। तो ये गुरु बीजाणु जनन, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, मादा युग्मक यानी कि यहाँ पर अपेक्षाकृत लघु बीजाणु के अपेक्षाकृत बड़ा बीजाणु बनेगा यानी कि गुरु बीजाणु, जिसे हम दीर्घ बीजाणु भी कहते हैं। तो इसी को हम लोग यहाँ से देखने जा रहे हैं। आप जो हेडिंग लगाए हैं गुरु बीजाणु जनन, ये जो गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वह कहाँ होगी, गुरु बीजाणुधानी में होगी यानी कि मेगास्पोरेंजियम में होगी। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होगी, गुरु बीजाणुधानी में होगी। जिस तरह से आपने देखा था लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ हुई थी, लघु बीजाणुधानी में हुई थी, उसी प्रकार से गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होगी, गुरु बीजाणुधानी में होगी। जैसा कि हमने बताया था आपको माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसी तरह से मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोरोजेनेसिस। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए जो गुरु बीजाणुधानी होता है यानी कि जो ओव्यूल है उसके सेंटर में क्या होता है, यहाँ पर एमएमसी होता है। ये एमएमसी उस एमएमसी से डिफरेंट होता है। ये एमएमसी का मतलब होता है मेगास्पोर मदर सेल। इसी को हम लोग शॉर्ट में एमएमसी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एमएमसी बोलेंगे, या फिर आप इसी को हिंदी में क्या कहते हो, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ध्यान रखिएगा। अब ये पूछा जाए आपको कि मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में कौन सी कोशिका भाग लेती है, तो आंसर क्या होगा, वह होगा आपका मेगास्पोर मदर सेल यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका एमएमसी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए ये जो आपका एमएमसी है ये क्या होगा, आगे चल करके मादा युग्मक बनाएगा, आगे चलकर क्या बनाएगा, मादा युग्मक बनाएगा। और हमने आपको बताया था कि जब कभी भी युग्मक बनने की प्रक्रिया होती है यानी कि युग्मक जनन के दौरान अर्धसूत्री विभाजन यानी कि म्यूटिक डिवीजन होता है। तो देखिए यहाँ से ये एमएमसी होता है और यह अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेगा। इसका मतलब है इसका पोलैरिटी क्या होना चाहिए, 2n होना चाहिए। इसका पोलैरिटी क्या होना चाहिए, 2n होना चाहिए, तभी तो ये अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेगा। यानी कि यहाँ से अर्धसूत्री विभाजन आपको याद रखना है, अर्धसूत्री विभाजन जिसे हम लोग मियोसिस कहते हैं अंग्रेजी में। जब ये एमएमसी अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से विभाजित होता है तो फिर 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करता है यानी कि कुछ बीजाणुओं का निर्माण करता है, जिस बीजाणु को हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु यानी कि इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेगास्पोर। क्या बोलेंगे, मेगास्पोर बोलेंगे। देखिए ये अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनते हैं, इसलिए क्या होंगे, इसके प्लॉइडी एन में होंगे यानी कि अगुणित हैप्लॉइड होंगे। तो यहाँ से आप परिभाषित भी कर सकते हो, इसको आप लोग कह सकते हो यहाँ से कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे,
गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। फिर से सुनिए, गुरु बीजाणु माध्यमिक कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। ठीक है, अब आइए इसे हम अंग्रेजी में सीखते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर दैट इज हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम एमएमसी दैट इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो इसको हम लोग इसी चीज को हम लोग स्ट्रक्चर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इसे स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले आप एक एमएमसी का चित्र बनाइए। कंसिडर दैट इट इज एमएमसी। मानते हैं हम लोग ये क्या है, एमएमसी है, यानी कि गुरु बीजाणु माध्यमिक कोशिका है। और ये कहाँ होंगे, गुरु बीजाणुधानी यानी कि मेगास्पोरेंजियम में होंगे। अब देखिए यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर इसके बीच में एक केंद्रक, एक न्यूक्लियस दिख रहा है। जब ये म्यूसिस के माध्यम से डिवाइड होगा, म्यूसिस जिसको हमने अर्धसूत्री विभाजन बोला था, तो फिर ये क्या करेगा, 4 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। 1 2 3 4। ये 4 अगुणित गुरु बीजाणु बने। गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोर, इसके प्लॉडी एन सेट में होंगे, इसके प्लॉडी 2n सेट में होंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस। तो यहां से भी आप इस तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हो कि एमएमसी से यानी कि गुरु बीजाणु माध्यमिक कोशिका से अगुणित गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन बोलेंगे। अंग्रेजी में बोले तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी थ्रू मेयोटिक डिवीजन दैट इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, ये आपका फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम। अब देखिए यहां से आप देख पा रहे हो कि यहां पर आपको कितने गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ है, तो 4। तो ध्यान रखिएगा हर हमेशा, यदि एक एमएमसी हो तो एक से कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, 4 का निर्माण होगा। लेकिन अधिकांश पुष्पीय पादप में क्या होता है, इन 4 में से केवल एक ही कार्यशील होता है यानी कि फंक्शनल होता है, और शेष 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं यानी कि नष्ट हो जाते हैं। तो यहां से हम आपको ऊपर का जो 3 है वह आपका डिजेनरेटिंग मेगास्पोर है। ये तीनों का तीनों क्या है, डिजेनरेटिंग मेगास्पोर यानी कि नष्ट हो रहे गुरु बीजाणु। तो यहां से आप देख पा रहे हो केवल और केवल कितने कार्यशील गुरु बीजाणु हैं, 1। कितने हैं, 1। 3 तो नष्ट ही हो गया है, अब बच गया 1। अब इसी 1 को हम यहां पर लाते हैं। ये क्या है आपका, ये है आपका गुरु बीजाणु है। गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोर। अब जो रहेंगे यहां से जितने भी कोशिकाओं का निर्माण होगा ये सारा का सारा हैप्लॉइड होगा यानी कि एन सेट में होगा। अब देखिए ये गुरु बीजाणु फिर क्या होता है, आगे समसूत्री विभाजन के माध्यम से विभाजित होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इस मुख्य रूप से इसके केंद्रक में विभाजन होता है, इसके केंद्रक में विभाजन होता है। यहाँ पर देखिए केंद्रक की संख्या 1 है। जब अगला डिवीजन आएगा तो फिर ये क्या होंगे, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, ये दोनों केंद्रक क्या होंगे, अपने विपरीत ध्रुवों पर, दोनों अपने पोलर रीजन पर चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ये दोनों अपने विपरीत ध्रुवों पर ही फिर से विभाजन करेंगे, यानी कि अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको केंद्रक की संख्या बढ़ करके 2 से 4 हो जाएगी। यानी कि इस अवस्था को हम लोग कहेंगे 4 न्यूक्लिएट स्टेज, यानी कि 4 केंद्रकीय अवस्था। इसे हम लोग क्या कहेंगे, 4 केंद्रकीय अवस्था
यानी कि 4 न्यूक्लिएट स्टेज। इसे हम लोग क्या कहेंगे अंग्रेजी में? 4 न्यूक्लिएट स्टेज। अब देखिए ये विभाजन यहाँ पर रुकता नहीं है, फिर ये आगे प्रोसीड करता है। अब आगे क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये फिर आगे चल करके ये और भी दोनों अपने अपने ध्रुवों पर ही 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बन जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये 2 केंद्रक 4 केंद्रक बना लिए और इस ध्रुव के भी केंद्रक विभाजित होकर के संख्या में 4 हो गए। अब इस तरह से आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल केंद्रक की संख्या कितनी है? 8। जिस तरह से इसको आपने कहा है 4 केंद्र की अवस्था यानी कि 4 न्यूक्लिएट स्टेज, ठीक उसी तरह से आप इसे क्या कहोगे? 8 न्यूक्लिएट स्टेज यानी कि 8 केंद्र की अवस्था। तो इस डायग्राम को हम नाम देते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड स्टेज था, ये थर्ड स्टेज हो गया, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, ये आपका 6th स्टेज और ये आपका हो जाएगा 7th स्टेज। अब देखिए ये अब जाकर के ग्रुप बीजाणु की प्रक्रिया यहीं पर संपन्न हो चुकी है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इस ग्रुप बीजाणु से एक कार्यशील भ्रूणकोष बनेगा, एम्ब्रायोसेक बनेगा। आपको याद हो बीजाणु की संरचना में हमने आपको बताया था कि समांतर बीजाणु के केंद्र में एक संरचना होती है और इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? इस संरचना को हम लोग कहते हैं भ्रूणकोष। ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणकोष कहते हैं, यानी कि एम्ब्रायोसेक कहेंगे। अब देखिए इसी एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन होना है, तो कैसे होना है? तो सबसे पहले जो ग्रुप बीजाणु मादरी कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा म्योसिस द्वारा डिवाइड होगा और वो 4 अवगुणित ग्रुप बीजाणु मेगास्पोर का निर्माण करेगा, जिसमें से केवल और केवल एक कार्यशील रहेंगे, केवल और केवल एक ही कार्यशील होंगे, बाद बाकी 3 जो होगा वो नष्ट हो जाएगा। अब जो कार्यशील ग्रुप बीजाणु है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ कार्यशील, आपको ध्यान रखना चाहिए 3 में से एक ही कार्यशील होता है, एक ही फंक्शनल होता है। अब ये फंक्शनल ग्रुप बीजाणु जो होता है वह उसमें केंद्रकीय विभाजन होता है, तो 1 से 2 केंद्रक, 2 से फिर एक स्टेप के लिए विभाजन रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों केंद्रक अपने अपने विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। फिर उसके पश्चात 2 केंद्र की अवस्था से 4 केंद्र की अवस्था, 4 से 8 केंद्र की अवस्था बन जाएंगे। अब जाकर के सबसे लास्ट में भ्रूणकोष यानी कि एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन होगा। वो कैसे होगा? तो हम इसी को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब देखिए दोनों ध्रुवों पर यहाँ पर केंद्रक की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। अब देखिए दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्र क्या होते हैं? मध्य में आ जाते हैं, केंद्र में आ जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर केंद्र में केंद्रक की संख्या कितनी है? 2 है। यही बाद में चल करके ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करता है, आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो 3 केंद्रक है, 3 केंद्रक एटलीस्ट 3 कोशिका का निर्माण, नीचे भी 3 केंद्रक तो कम से कम 3 कोशिका का निर्माण, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, दोनों रीजन पर, माइक्रोपाइलर रीजन पर भी और कैलोजल रीजन पर भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में ग्रुप बीजाणु की प्रक्रिया को देखा है और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे भ्रूणकोष की संरचना के बारे में। फिलहाल आप लोग इसको यहीं तक रखिए, लेकिन अगली क्लास में, अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो फिर हम आपको जो है इसमें बताएंगे भ्रूणकोष की संरचना के बारे में। फिलहाल इसको आप यहीं पर स्टॉप कीजिए। यहाँ पर 3 केंद्रक जो है, ये 3 केंद्रक भी 3 कोशिका का निर्माण करेगा, नीचे का भी जो होगा ये भी 3 कोशिका का निर्माण करेगा, यानी कि ऊपर भी 3 कोशिका, नीचे भी 3 कोशिका, लेकिन बीच की जो दो केंद्रक है वो 2 कोशिका का निर्माण, 2 सेल का निर्माण नहीं करते हैं, 2 मिलकर के 1 का निर्माण करते हैं, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 सेल का निर्माण होगा, 1 कोशिका का निर्माण होगा। इस डायग्राम को आप एक बार फिर से रिपीट कर लें। सबसे पहले एमएमसी म्योसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो 4 अवगुणित ग्रुप बीजाणु बनेंगे, जिसमें से केवल एक ही कार्यशील रहेगा, 3 नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होगा, केंद्रकीय विभाजन होगा, जहां पर केंद्रक विभाजित होकर के 2 बन जाएंगे, 2 न्यूक्लियर स्टेज बनाएगा। उसके बाद एक स्टेप के लिए विभाजन रुकेगा और फिर क्या होगा? वो दोनों केंद्रक अपने अपने विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। इसके बाद ये दोनों केंद्रक फिर से अगेन ये क्या होंगे? विभाजन करेंगे, 2 से 4 फिर केंद्रक बना लेंगे और उसी तरह से फिर 4 से 8 केंद्रक बना लेंगे। और जब 8 केंद्र की अवस्था बन जाती है तो फिर दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक क्या होते हैं? मध्य में चले आते हैं, जो कि आगे चल करके ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। और हम इसका पूरा अध्ययन करेंगे, लेकिन हम इसका अध्ययन करेंगे भ्रूणकोष की संरचना में। जब हम इस भाग का पूरा विस्तृत रूप से डायग्राम बनाएंगे तो फिर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इनफ फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी।